दोस्तों, आज मैं आपको जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो इंटरस्टेलर मूवी जैसे ही कॉन्सेप्ट पे बनी है, जिसमें हम इंसानों का एम होता है कि हमें किसी तरह अपने वजूद यानी मानव जाति को बचाना है। मूवी की कहानी 2061 में सेट की गई है और ये मूवी हमें ये सोचने पर भी मजबूर कर देती है कि क्या सच में फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, और अगर हाँ तो क्या इस मूवी में दिखाए गए तरीके से पृथ्वी को बचाया जा सकता है या नहीं। साथ ही हम इस बात की भी पुष्टि करेंगे कि इस मूवी में दिखाया गया तरीका किस हद तक प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली काम करेगा, क्योंकि जो आंसर है वो शायद आपको चौंका दे। अपने प्रतिद्वंदी पड़ोसी देश चाइना की मूवी के होने के बाद भी मैं आपको इस मूवी को जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जिस तरह के वीएफएक्स और सीजीआई का इस्तेमाल इस मूवी में किया गया है वो काफी हद तक तारीफ के काबिल है, जिससे हम अपने देश की फिल्म इंडस्ट्री को भी ऐसी ही मूवीज बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस मूवी में दिखाई गई हर एक बात साइंटिफिकली सही हो। हालांकि हर तरह के कॉन्सेप्ट का सही से ख्याल रखा गया है, लेकिन फिर भी हर साइंस फिक्शन मूवी की तरह इस मूवी में भी मिस्टेक्स जरूर हैं, जिनके बारे में हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। फिलहाल हम मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 2061 से, जहां हमारा सूरज तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि इसके रेड जायंट बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जो सूरज आज तक हमारे लिए एक वरदान था वो अब अगले 100 सालों में पृथ्वी को निगल जाएगा, तथा फिर अगले 200 सालों में वो पूरे सोलर सिस्टम को ही निगल लेगा। अब इस समस्या से बचने के लिए तथा संपूर्ण मानव जाति को इस त्रासदी से बचाने के लिए सारे बड़े देश आगे आते हैं तथा यूनिफाइड अर्थ गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। और इस यूनिफाइड अर्थ गवर्नमेंट के पास मानव जाति को बचाने के लिए दो रास्ते हो सकते हैं, जहाँ पहला प्लान ये हो सकता है कि पूरी मानव जाति को ही दूसरे प्लेनेट पे बसा लें, जिससे हम मानवों का अस्तित्व बच जाएगा। लेकिन मूवी की टाइमलाइन के हिसाब से सूरज पृथ्वी को अगले 100 सालों में निगल लेगा और अभी तक हमें किसी भी दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट का पता नहीं है। वहीं दूसरा प्लान ये हो सकता है कि पूरी पृथ्वी को ही हम दूसरे सोलर सिस्टम का हिस्सा बना ले, जिससे भी मानव जाति का अस्तित्व बच जाएगा। दोनों प्लान्स को मद्देनजर रखते हुए यूनिफाइड अर्थ गवर्नमेंट दूसरे प्लान यानी पृथ्वी को नजदीकी सोलर सिस्टम अल्फा सेंचुरी में शिफ्ट करने का तय करती है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम चलता है और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है द वॉन्डरिंग अर्थ। पूरी दुनिया के मेहनत के बदौलत ये पूरी पृथ्वी के आधे भाग में 10,000 अर्थ इंजन बना लेते हैं, जिन्हें हम बूस्टर्स या थ्रस्टर्स भी कह सकते हैं। और यही अर्थ इंजन हमारी अर्थ को एक्सीलरेट करेंगे तथा नजदीकी सोलर सिस्टम अल्फा सेंचुरी तक ले जाने में हमारी मदद करेंगे। अब एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम पेकियांग होता है, और वो भी इस वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट में नेविगेशन प्लेटफॉर्म का एक मेंबर है। तो अब वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट को अंजाम देने से पहले उसे स्पेस स्टेशन जाना है, तो वो अपने 4 साल के बेटे से अपने मिशन को लेके बातें कर रहा होता है और उसे बताता है कि उसे कल मिशन पर वापस लौटना है। तो वो अपने बेटे को उसके नाना जी के पास छोड़ देता है और पृथ्वी पे सेफ रहने के लिए उन्हें अंडरग्राउंड सिटीज का पास भी देता है। अब अगले दिन पेकियांग स्पेस स्टेशन में वापस लौट जाता है और अपने मिशन को जारी रखता है। दरअसल यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर होता है तथा इसका काम होता है कि ये पृथ्वी को सही रास्ते के लिए नेविगेट करे। इस स्पेस स्टेशन का नाम होता है मॉस, और ये पूरी तरह एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। स्पेस स्टेशन में वापस लौटने के बाद सारे क्रू हाइपर स्लिप में चले जाते हैं। तो वहीं जब पृथ्वी पे जब इन 10,000 अर्थ इंजन को एक साथ स्टार्ट किया जाता है, तो पृथ्वी की रोटेशन यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर देती है, जिसकी वजह से पृथ्वी को बूस्ट तो मिलती है, लेकिन इसके साथ ही भूकंप, तूफान तथा सुनामी भी आ जाती है। हालांकि मानव जाति ने पहले से ही इस खतरे से बचने के लिए अंडरग्राउंड सिटीज बनाई हुई होती है, लेकिन अंडरग्राउंड सिटीज में भी जब जगह नहीं रहती तो काफी पॉपुलेशन को बाहर ही रुकना पड़ता है, जिससे वो इस भयंकर त्रासदी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन क्यू और उसके नाना जी को पेकियांग के दिए पास से अंडरग्राउंड सिटीज में एंट्री मिल जाती है, जिससे वो इस भयंकर त्रासदी से बच जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है इस सीन के 17 साल के बाद, जब हमारी अर्थ सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी जुपिटर की ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। दरअसल यूनिफाइड अर्थ गवर्नमेंट का प्लान होता है कि वो जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल पृथ्वी के सफर को तेजी देने के लिए करेंगे, जिसे हम साइंस की भाषा में ग्रेविटेशनल पुल या स्लिंगशॉट कहते हैं। वहीं अब दिखाया जाता है कि क्यू अब बड़ा हो चुका है और वो हैवी ट्रक ड्राइवर भी बन चुका है। क्यू और उसकी छोटी बहन हैन पृथ्वी की सरफेस को देखने के लिए काफी क्यूरियस होते हैं, इसीलिए वो अपने नाना जी का पास तथा थर्मल सूट को चोरी कर पृथ्वी की सरफेस देखने के लिए निकल जाते हैं।
जब वो पृथ्वी की सरफेस में आते हैं तो पाते हैं कि पृथ्वी की सूरज से दूरी तथा सूरज की रेड जायंट बनने की प्रक्रिया शुरू होने से पृथ्वी का तापमान अब -84 डिग्री तक पहुंच चुका है। पास में ही वो एक बड़े अर्थ इंजन को देखते हैं और इसी तरह के 10,000 अर्थ इंजन पूरी पृथ्वी पे बनाए गए हैं जो कि अर्थ को एक्सीलरेट कर रहे होते हैं। क्यू और उसकी बहन हैन नाना जी के चुराए गए पास से व्हीकल भी चुराने में कामयाब हो जाते हैं और पृथ्वी को एक्सप्लोर करने लगते हैं। लेकिन उनकी ये फ्रीडम राइड ज्यादा दूर तक नहीं चलती तथा फेक पास यूज करने के जुर्म में इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इनके नाना जी इनको छुड़ाने आते हैं और वो पुलिस को घूस देने लगते हैं, जिससे पुलिस उन्हें भी जेल में डाल देती है। यहीं पे उन्हें टिम नाम का एक और लड़का मिलता है जो कि पहले से ही जेल में था। वहीं ऊपर स्पेस स्टेशन में दिखाया जाता है कि सारे क्रू मेंबर हाइपर स्लिप से उड़ चुके हैं और चाइनीज न्यू ईयर के दिन पेक्यांग को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। पेक्यांग के वेलकम के लिए पृथ्वी पे जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही होती हैं। वहीं उसका एक साथी क्रू उसके फेयरवेल को रंगीन बनाने के लिए उसे एक वाइन की बोतल देता है जो कि वो स्मगल करके लाया होता है। लेकिन चूंकि अभी पेक्यांग सर्विस में ही होता है तो वो उसे मना कर देता है, जिसके बाद उसका साथी वाइन की बोतल उसके स्पेस सूट में रख देता है। सब कुछ सही चल ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारी अर्थ जुपिटर की इंटेंस ग्रेविटी में खिंचने लगती है। साथ ही जुपिटर की ग्रेविटी के कारण हमारे कई अर्थ इंजन में टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, जिससे हमारा एक मेन टॉर्क इंजन भी काम करना बंद कर देता है और कुल मिलाकर हमारे 4771 अर्थ इंजन काम करना बंद कर देते हैं। और अब अगले 37 घंटों में हमारी अर्थ जुपिटर से टकरा जाएगी। इधर जुपिटर की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी में भूकंप आने लगता है और जेल में कैदियों को छुड़ा दिया जाता है। ये भूकंप इतना भयानक होता है कि पृथ्वी की सतह में लैंडस्लाइड होने लगते हैं। जेल से निकलने के बाद ये चारों यानी क्यू, हैन, उनके नाना जी तथा टिम जो कि पहले से ही जेल में था, ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते। बाहर भयंकर लैंडस्लाइड में इनके ट्रक के ऊपर बर्फ के पहाड़ गिरने लगते। वहीं ऊपर स्पेस स्टेशन में पृथ्वी के पल पल की जानकारी मॉस क्रूज को देता रहता है, जिसके बाद पेक्यांग क्यू के नाना जी को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि ये सब एक ही ट्रक में है। पेक्यांग उन्हें पास में एक सेफ जगह बताता है और जब वो उस सेफ जगह को जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही उन्हें कुछ मिलिट्री पर्सनल्स मिलते हैं जो इनसे मदद की मांग करते हैं कि वो लैटर कोर को 01 अर्थ इंजन तक ले जाने में इनकी सहायता करे। दरअसल इस लैटर कोर से अर्थ इंजन स्टार्ट होता है और जो ड्राइवर इस लैटर कोर को लेके जा रहा था उसने इस लैटर कोर को पहाड़ी में गिरने से बचाने के लिए पहले ही अपने ट्रक को इससे डिटैच कर लिया था, जिससे लैटर कोर तो बच जाता है लेकिन उस ड्राइवर की पहाड़ी में गिरने से मौत हो जाती है। तो अब इन्हें बेसिकली एक ड्राइवर की जरूरत होती है जो इस लैटर कोर को 01 अर्थ इंजन तक पहुंचा दे। पहले तो क्यू के नाना जी इस काम के लिए मना कर देते हैं, लेकिन चूंकि ये 3.5 बिलियन लोगों का सवाल है तो वो इस काम के लिए राजी हो जाते हैं। ऊपर स्पेस स्टेशन में अपने बेटे को लेके परेशान पेक्यांग जब क्यू के नाना जी को कॉल करता है तो उससे सारी सिचुएशन मालूम पड़ती है, जिसके बाद पेक्यांग आर्मी पर्सनल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी फैमिली को वापस घर जाने दे। लेकिन आर्मी पर्सनल उसे बताते हैं कि लैटर कोर को अर्थ इंजन तक लेके जाना जरूरी है, इसीलिए उन्हें क्यू के नाना जी की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन वे उसके बच्चों को घर जाने दे सकते हैं। जिसके बाद पेक्यांग अपने बेटे क्यू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्यू अपने पिता से एक तंजे लहजे में बात कर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। और जब ये सबके सब शंघाई शहर पहुंचते हैं तो क्यू के नाना जी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका शहर था जो कि अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। और इसी शहर में उन्होंने हैन को भी रेस्क्यू किया था जब पृथ्वी सुनामी, भूकंप और तूफान जैसी त्रासदी का सामना कर रही थी, यानी कि हैन क्यू की एडॉप्टेड सिस्टर थी। शंघाई शहर इस भूकंप में पूरी तरह तबाह हो रहा है और लैंडस्लाइड हो रही है। ये इस भूकंप और लैंडस्लाइड से किसी तरह बचते हुए निकलते हैं, लेकिन तभी इनका रास्ता आगे ब्लॉक हो जाता है। अब चूंकि जुपिटर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को भी अपनी ग्रेविटी में खींच रहा है तो कोई भी हवाई यात्रा अब पॉसिबल नहीं हो पाती। इसी वजह से इनके ऊपर एक एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, जिसके बाद इनके ट्रक के ऊपर बर्फ के पहाड़ टुकड़ों में गिरने लगता है। दरअसल शंघाई शहर में ये जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं वो दरअसल सुनामी की लहर थी जो कि पृथ्वी के घटते टेम्परेचर की वजह से जम गई है। अपनी जान बचाने के लिए ये ट्रक से बाहर निकल जाते हैं और सामने एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। पहाड़ी के टॉप तक जाने के लिए इन्हें 82 फ्लोर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जिसके बाद नाना जी और एक सोल्जर को छोड़ के सारे ऊपर चले जाते हैं। और जब क्यू के नाना जी और सोल्जर ऊपर आ रहे होते हैं तो भूकंप के कारण वो लिफ्ट टूट जाती है, जिसके बाद वो सोल्जर जो कि ऊपर आ रहा होता है अपनी ड्यूटी निभाते हुए क्यू के नाना जी को बगल वाले फ्लोर में फेंक देता है। लेकिन बावजूद इसके क्यू के नाना जी नहीं बच पाते, क्योंकि उनका थर्मल हेलमेट टूट गया होता है, जिससे उनकी ठंड में वहीं पे डेथ हो जाती है।
अब क्यू और हैन अपनी नाना जी के मौत का जिम्मेदार कैप्टन को ठहराते, क्योंकि उसके नाना जी सिर्फ कुछ ही फ्लोर नीचे थे, फिर भी वो उन्हें बचाने नहीं गया, जिस वजह से क्यू कैप्टन पे काफी गुस्सा हो जाता है और हैन और टीम के साथ वापस घर के लिए निकल पड़ता है। वहीं ऊपर स्पेस स्टेशन प्लेटफॉर्म में मॉस सब क्रू को वापस हाइपर स्लीप में जाने के लिए कहता है, क्योंकि स्पेस स्टेशन अभी लो एनर्जी पे चल रहा होता है और ना चाहते हुए भी मॉस पेक्यांग को जबरदस्ती डीप स्लीप में सुला देता है। इधर नीचे क्यू, हैन और टॉम को पास में एक क्रैश हुआ एरोप्लेन दिखता है और उसके पास ही उन्हें एक और ट्रक दिखता है, और जब वो उस ट्रक को एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें अंदर एक इंजर्ड साइंटिस्ट दिखता है जो कि काफी डरा हुआ होता है, और इस साइंटिस्ट का नाम होता है ली, जो कि प्लेन क्रैश होने से यहाँ पे फंस जाता है। दरअसल ये लाइटर कोर को इक्वेटर के पास टॉर्क इंजन के लिए लेके जा रहे थे ताकि ये उसे स्टार्ट कर सके, लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी अपना एटमॉस्फेयर खो रही है, जिस वजह से इनका प्लेन क्रैश हो गया था। तो अब क्यू के पास अपने नाना जी का पास होता है, जिससे वो इस ट्रक को ऑपरेट कर सकता है और इस लाइटर कोर को इक्वेटर के पास टॉर्क इंजन तक पहुंचा सकता है, जिससे वो उसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैप्टन और उसके साथियों को उस लाइटर कोर को खींचने में काफी कठिनाई हो रही है, जिस वजह से बाकी साथी घर जाने की जिद करते हैं, लेकिन ये पूरी मानव जाति का सवाल होता है, तो कैप्टन घर जाने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद एक फीमेल सोल्जर उस लाइटर कोर को गन से उड़ा देती है। दरअसल अब किसी को उम्मीद ही नहीं होती कि पृथ्वी को बचाया जा सकता है, क्योंकि अब पृथ्वी पूरे तरीके से जुपिटर की ग्रेविटी में है। कैप्टन और उसके साथी भी वापस घर की ओर आ रहे होते, लेकिन तभी क्यों वहाँ पे ट्रक लेके आ जाता है और उन्हें अपने साथ इक्वेटर पे चलने को कहता है। और जब कैप्टन को पता चलता है कि इनके पास लाइटर कोर है, तो वो उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। वहीं ऊपर स्पेस स्टेशन में पेक्यांग हाइपर स्लिप से उठ जाता है और तुरंत मॉस का सिस्टम चेक करता है, और चेक करने पे वो पाता है कि ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी को छोड़ अपने रास्ते निकल रहा है। चूँकि ये स्पेस स्टेशन मॉस AI से चलता है और अभी वो लो एनर्जी पे चल रहा है, तो मॉस पेक्यांग के साथी मैकारोव को भी उठा देता है ताकि वो पेक्यांग की इलीगल गतिविधि को रोक पाए। लेकिन पेक्यांग के बताने पर उसका साथी भी जान जाता है कि मॉस पृथ्वी को धोखा दे रहा है, जिसके बाद पेक्यांग और उसका रशियन मेट मैकारोव स्पेस स्टेशन के सेंट्रल कंट्रोल मोड में जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वो मॉस के सिस्टम को ओवरराइड कर पाए। लेकिन स्पेस स्टेशन में कंट्रोल मोड ऊपर की तरफ होता है, तो इन्हें बाहर निकलकर वहां तक पहुंचना होगा। स्पेस सूट से कवर जब ये कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मॉस इनकी इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए इन पे हमला कर देता है। हालांकि मॉस के ऐसा करने के पीछे भी एक रीजन होता है, जो कि आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। स्पेस स्टेशन मॉस इन पे लगातार हमला कर रहा होता है और इसी हमले में पेक्यांग का साथी मैकारोव मारा जाता है। वहीं इधर पृथ्वी में ये 10 घंटों के सफर के बाद फाइनली जब इक्वेटर के पास पहुंचते हैं, तो पाते हैं कि इनसे पहले ही किसी और रेस्क्यू टीम ने लाइटर कोर के सारे अर्थ इंजन शुरू कर दिए। वहीं ऊपर स्पेस स्टेशन में पेक्यांग हमले से बचते हुए कंट्रोल रूम में एंटर कर जाता है और मैनुअल राइट करने के लिए कमांड देता है, लेकिन मॉस उसे ओवरराइड नहीं करने देता तथा उसे बताता है कि मॉस कभी भी पृथ्वी से दूर नहीं जा रहा था, बल्कि वो UEG यानी कि यूनिफाइड अर्थ गवर्नमेंट के निर्देशानुसार ही काम कर रहा था। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले UEG के प्लान के बारे में जान लेते हैं। दरअसल UEG का प्रोटोकॉल ये होता है कि अगर पृथ्वी जुपिटर की ग्रेविटी में खींचने लगे या फिर पृथ्वी के इंजन काम करना बंद कर दे, तो तब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म यानी मॉस की प्राथमिकता यह रहेगी कि वो पृथ्वी को नेविगेट ना कर किसी दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट की खोज करेगा, क्योंकि UEG ने ह्यूमन एम्ब्रायोज, सीड्स और एनिमल्स के DNA पहले ही मॉस में रखे होते हैं, ताकि अगर हमारी अर्थ जुपिटर की ग्रेविटी से ना बच पाए तो मॉस किसी दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट पे इन सबको पहुंचा दे, जिससे हम मनुष्य जाति का पृथ्वी पे तो अंत हो जाएगा, लेकिन उस हैबिटेबल प्लेनेट पे मानव जाति का अस्तित्व बचा रहेगा। ये सब जानने के बाद पेक्यांग को धक्का लगता है और उसे कुछ सोचता नहीं है कि वो अपने बेटे को कैसे बचाए। वहीं इधर पृथ्वी के सारे इंजन फिर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी अर्थ जुपिटर की ग्रेविटी में गिर रही है। ली, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, इन सबको बताता है कि अब पृथ्वी का बचना नामुमकिन है। वहीं ऊपर स्पेस स्टेशन में सारे क्रू मेंबर्स को भी ये लग जाता है कि अब हमारी पृथ्वी नहीं बचेगी, इसीलिए कुछ क्रू मेंबर स्पेस स्टेशन को छोड़ वापस पृथ्वी पे आ जाते हैं ताकि वो अपने अंतिम पल अपने परिवार के साथ बिता सके। वहीं अब मॉस पृथ्वी पे अनाउंसमेंट करता है कि हमारा द वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट फेल हो गया है और अब अर्थ के इस प्रोजेक्ट का नाम हेलियोस प्रोजेक्ट होगा, जिसका टारगेट किसी हैबिटेबल ग्रह पे ह्यूमन एम्ब्रायोज, एनिमल्स DNA और सीड्स को पहुंचाना होगा।
मॉस सारे पृथ्वीवासियों को उनकी एकजुटता के लिए धन्यवाद देता है और सारे पृथ्वीवासियों को जानकारी देता है कि अगले 7 दिन में हमारी पृथ्वी जुपिटर से टकरा जाएगी, जिसके साथ ही मानव जाति का अंत भी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मानव जाति एक दिन में ही ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएगी, क्योंकि जुपिटर हमारी अर्थ के सारे एटमॉस्फेयर को सोख रहा है। ये न्यूज सुन पूरी पृथ्वी में मातम मच जाता है और इधर कैप्टन के लोग भी अपने अंतिम पल अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। इधर पेक्यांग भी एक अंतिम बार अपने बेटे से बात करना चाहता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। लेकिन क्यू एकटक होकर जुपिटर को देख रहा होता है और उसे बचपन में बताई गई अपने पिता की एक बात याद आती है कि जुपिटर 90% हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। और तभी उसके दिमाग में एक प्लान हिट कर जाता है। दरअसल जुपिटर ने हमारी अर्थ से 3 लाख गैलन से भी ज्यादा ऑक्सीजन सोख ली होती है, और अगर ये अर्थ के सुलावेसी इंजन को स्टार्ट कर दे और अगर उस सुलावेसी इंजन की फ्लेम जुपिटर तक पहुंच गई तो फिर जुपिटर की हाइड्रोजन इग्नाइट होगी, जिसके बाद जुपिटर पे एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव जनरेट होगी, और यही वेव पृथ्वी को जुपिटर की ग्रेविटी से बाहर धकेलेगी। अपना प्लान साइंटिस्ट ली को बताने के बाद वो भी इसके लिए राजी हो जाता है, और अब इनका प्लान होता है कि ये पहले पृथ्वी के मेन इंजन्स को बंद करेंगे तथा उसके बाद पूरी अर्थ पे एक कंबाइंड इग्निशन प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है वो ये होती है कि अगर इन्होंने मेन इंजन को बंद किया तो फिर इन्हें उसे मैनुअली ही ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए काफी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये अपनी टीम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जहां पहले टिम और क्यू का काम ये होगा कि वो लैटर कोर को मेन इंजन में डालेंगे। वहीं दूसरी टीम कैप्टन की होती है जो उस इंजन की पिन को पुश करेंगे जिससे कि इंजन स्टार्ट होगा। तो वहीं तीसरी टीम साइंटिस्ट की होती है जो पूरे प्रोग्राम को रिसेट कर इग्निशन का नया प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। वहीं अकेली हैन जो कि छोटी बच्ची होती है, उसे सिर्फ कम्युनिकेशन का काम दिया जाता है जिससे वो स्पेस स्टेशन से कम्युनिकेट कर सकती है। अब सब अपने काम पे जुट जाते हैं, लेकिन इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि साइंटिस्ट का प्रोग्राम 99 पे अटक जाता है। ऊपर से इतने बड़े मेन इंजन की पिन भी बड़ी होती है, जिससे यहाँ पे मैन पावर कम पड़ने लगती है। तो वहीं क्यू और टीम लाइटर कोर को मेन इंजन में डाल तो देते हैं, लेकिन बीच में ही लॉक की वजह से क्यू अपनी जान पे खेलकर लॉक को खोलने चले जाता है। इधर हैन ये देख काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और स्पेस स्टेशन में कॉल करती है। हैन पेक्यांग को अपना प्लान बताती है कि कैसे वो इग्निशन का प्रोग्राम लॉन्च करेंगे तथा जुपिटर के हाइड्रोजन को इग्नाइट करेंगे, जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग वेव जनरेट होगी और वो पृथ्वी को सोलर सिस्टम से बाहर जाने में मदद करेगी। लेकिन तभी मॉस पेक्यांग को बताता है कि यही सेम प्लान एक इजरायली साइंटिस्ट ने भी सजेस्ट किया था, लेकिन इस प्लान का सक्सेस रेट 0 है। पेक्यांग भी अब पूरी तरह प्लान समझ जाता है, लेकिन यूनिफाइड अर्थ गवर्नमेंट उसकी मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर पृथ्वीवासी अपने अंतिम पलों को अपने परिवार के साथ बिताए। हाँ, लेकिन यूईजी उसकी एक मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो हैन का मैसेज पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करेंगे। जिसके बाद हैन एक बहुत ही इमोशनल मैसेज पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करती है कि हम और कैप्टन की टीम पूरी दुनिया को बचाने का आखिरी प्रयास कर रहे हैं और हम इग्निशन के प्रोग्राम के तहत जुपिटर को इग्नाइट करेंगे, जिससे एनर्जी वेव जनरेट होगी और हमारी अर्थ बच जाएगी। लेकिन हमें आपकी जरूरत पड़ रही है और अभी हम सुलावेसी इंजन 03 पे मौजूद है और पृथ्वी को बचाने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं। और इसी मैसेज के साथ हैन अपना ब्रॉडकास्ट खत्म करती है। छोटी बच्ची द्वारा इतना इमोशनल मैसेज सुनने के बाद सारे देशों की रेस्क्यू यूनिट जो कि हिम्मत हार के घर जा रहे थे, वापस से इनकी मदद के लिए आ जाते हैं। तब तक जैसे तैसे क्यू लॉक को भी खोल देता है और बाकी देशों की रेस्क्यू यूनिट भी इनके साथ यहाँ पे मदद करने के लिए आ जाती है और वो पिन को साथ में पुश करने में इनकी मदद करते हैं। इधर साइंटिस्ट का भी प्रोग्राम चालू हो जाता है, जिसके बाद मेन इंजन चालू हो जाता है और सारे पृथ्वीवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अब इंजन से रेड फ्लेम बहुत दूर तक तो जा रही होती है, लेकिन अभी भी उसे जुपिटर तक पहुंचने में 5000 किलोमीटर की कमी पड़ रही है। अब ये सब फिर से निराश हो जाते हैं, क्योंकि इनका आखिरी प्लान भी फेल हो गया है और अगले 7 घंटे में जुपिटर पूरी अर्थ के एटमॉस्फेयर को निगल लेगा। वहीं ऊपर पेक्यांग स्पेस के फ्यूल को चेक करता है तो पाता है कि अभी 30,000 लीटर फ्यूल बचा हुआ है और उसी के पास पृथ्वी को बचाने का एक अंतिम मौका है। उसका प्लान होता है कि वो स्पेस स्टेशन को जुपिटर से टकराएगा, जिसके बाद हाइड्रोजन इग्नाइट होगी और फिर वेव जनरेट होने से पृथ्वी बच जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पे आप में से कई सोच रहे होंगे कि जब फ्लेम 5000 किलोमीटर कम पड़ रही है और जब जुपिटर अर्थ को अपनी ग्रेविटी में खींच ही रहा है तो फिर एक टाइम पे जुपिटर इग्नाइट हो ही जाएगा, तो फिर पेक्यांग ऐसा क्यों करेगा? तो दोस्तों, यहाँ पे इसके 2 कारण होते हैं।
पहला रीजन ये है कि जब तक हम 5000 किलोमीटर की दूरी को कवर करेंगे तब तक जुपिटर हमारी पृथ्वी की पूरी ऑक्सीजन सोख लेगा, तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। और दूसरा रीजन ये है कि अगर थोड़ी सी भी मात्रा में पृथ्वी पे ऑक्सीजन बच गई तो फिर जो स्ट्रॉन्ग वेव जनरेट होगी वो पृथ्वी पे जीवन का नामो निशान मिटा देगी। तो बेहतर यही है कि जितनी दूर से हाइड्रोजन इग्नाइट हो सके उतनी ही दूर से हाइड्रोजन को इग्नाइट करे। अब पेक्यांग मॉस के सिस्टम को ओवरराइड करने की कोशिश करता है, तो फिर एक बार मॉस उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि मॉस ने अब नया प्रोजेक्ट हेलियोस शुरू कर दिया था और हेलियोस प्रोजेक्ट का मिशन हैबिटेबल प्लेनेट को ढूंढना था, ना कि पृथ्वीवासियों की मदद करना। लेकिन फिर पेक्यांग अपने रशियन मेड द्वारा दी गई शराब की बोतल उस पे मारता है, जिससे मॉस के सिस्टम में आग लग जाती है और पेक्यांग मॉस को ओवरराइड कर जुपिटर की तरफ निकल पड़ता है। इसी बीच उसे अपने बेटे क्यू का ख्याल आता है और उसे कॉल करता है और अपने प्लान के बारे में बताता है। क्यू पेक्यांग को ऐसा करने के लिए सख्त मना करता है, लेकिन अब पृथ्वी को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है। तो फिर पेक्यांग अपने बेटे क्यू को आखिरी बार गुड बाय करता है और कुछ समय बाद पेक्यांग जुपिटर में एंटर कर जाता है और एंटर करने के बाद ही एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और जुपिटर की हाइड्रोजन इग्नाइट होने लगती है, जिसे हम अर्थ से भी देख सकते थे। जिसके बाद एक एनर्जी वेव जनरेट होती है और हमारी अर्थ को बाहर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है। हालांकि एनर्जी वेव से पृथ्वी पे बहुत बड़ी तबाही आती है, लेकिन अंडरग्राउंड सिटीज सेफ रहती है और पृथ्वी इतने बड़े खतरे से निकल अपने सही रास्ते निकल रही होती है। और मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि पृथ्वीवासी अंडरग्राउंड सिटीज में हंसी खुशी रह रहे हैं और पृथ्वी अभी भी अपना सफर तय कर रही है और पृथ्वी का ये सफर पूरा 4.2 लाइट ईयर का होता है। साथ ही क्यू अब एक जूनियर ड्राइवर बन चुका है और उसे सब रिस्पेक्ट की नजरों से देख रहे होते हैं और यहीं पे कहानी का अंत होता है। द वॉन्डरिंग अर्थ एक चाइनीज साइफाई एडवेंचर मूवी है और मैंने मूवी की शुरुआत में ही आपको इसे देखने के लिए रिकमेंड करा था। अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। खैर, जैसा मैंने मूवी की शुरुआत में ही कहा था कि हर साइंस फिक्शन मूवीज में त्रुटियां होती है, हालांकि हमें इनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो आइए अब इस मूवी में दिखाए गए कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि हमारा सूरज 5 बिलियन ईयर्स के बाद ही रेड जायंट में तब्दील होगा और इस मूवी को काफी रिसर्च करके बनाया हुआ है, जिसमें हर कॉन्सेप्ट का सही तरीके से ख्याल रखा गया है। लेकिन फिर भी इसमें हमारी मून को लेकर कुछ भी नहीं दिखाया गया है। हालांकि मूवी की शुरुआत में एक झलक मून की जरूर देखने को मिलती है, लेकिन पूरी मूवी में कहीं भी मून का जिक्र सुनने को नहीं मिलता है। दरअसल इस मूवी में मून का रोल वैसे ही पूरी तरह खत्म हो गया है, क्योंकि अर्थ इंजन ऑन करने के बाद पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर देती है और समुद्रों का पानी पूरी सिटीज में भरा हुआ है और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में पानी बर्फ में जम चुका है। तो यहाँ पे मून का रोल ऐसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मून का मेन रोल पृथ्वी को अपने एक्सिस पे एक सही टिल्ट, जो कि 23.5 डिग्री होता है, के साथ घुमाना होता है। हमारे चांद का सेकंड बिग रोल ओशन में टाइड्स यानी ज्वार लाना होता है और इस मूवी में पृथ्वी के सतह का पानी बर्फ में बदल चुका है। मून का तीसरा बड़ा रोल क्लाइमेट कंडीशन को फ्रेंडलियर बनाना होता है, या फिर कहे वेदर चेंजेस में मून का बड़ा रोल होता है। लेकिन इस मूवी में अर्थ का टेम्परेचर सूर्य से दूरी के कारण ऑलरेडी -84 डिग्री पहुंच चुका है, तो यहाँ पे मून के सारे रोल वैसे ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस मूवी में मिसिंग है वो ये है कि मून आखिर गया कहाँ, क्योंकि मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है और अगर हम पृथ्वी को अपनी जगह से मूव कर रहे हैं तो हमारा मून भी ऑटोमेटिकली अपनी ऑर्बिट चेंज करता रहेगा। हाँ, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारी अर्थ किस स्पीड से मूव कर रही है या फिर हमारी अर्थ ने किस स्पीड से मूव करना शुरू किया। ऐसे में हमारे मून के साथ दो बातें हो सकती है। पहली ये कि हमारा मून अपनी ऑर्बिट ऑटोमेटिकली बदलता रहेगा और दूसरी ये कि मून पृथ्वी से टकरा जाएगा। लेकिन इस मूवी में मून का जिक्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता, जिसे हम इस मूवी का एक नेगेटिव पॉइंट भी मान सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट जो कि इस मूवी में मिसिंग है वो ये हो सकता है कि मानव जाति जुपिटर की ही एक ऐसी सैटेलाइट गैनीमेड का भी रुख कर सकते थे, जो कि जीने के लिए हैबिटेबल बनाया जा सकता था। लेकिन हम इसे इसलिए भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मानेंगे क्योंकि सूरज उसे भी कुछ ही सालों में निगल लेगा। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की, जो कि आपके दिमाग में जरूर उठा होगा, और वो ये है कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है, यानी कि पृथ्वी को अपनी जगह से मूव कर पाना पॉसिबल है या नहीं। तो इसका जवाब है कि ये पॉसिबल भी है और नहीं भी, यानी कि थ्योरीज के हिसाब से ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी अर्थ काफी विशाल है और इसका मास 5.97 × 10⁻24 kg है। तो इस हिसाब से हमें पृथ्वी को मूव करने के लिए
2.27 इंटू 10⁻17 न्यूटन्स या कहे कि 227 बिलियन न्यूटन थ्रस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि अचीव कर पाना एक नामुमकिन सा टास्क है। खैर, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।